नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी लोगों का लर्न विद परफेक्ट में। आज हम लोग शिक्षण सूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहली क्लास में हमने शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई हैं, तो जल्दी से हम लोग शिक्षण सूत्र का छोटा सा टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, शिक्षण सूत्र से जानने से पहले हमें सूत्र शब्द का मतलब समझना होगा कि सूत्र किसे कहते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी कार्य को आसान बनाने वाले, किसी कार्य को आसान बनाने वाले तरीकों को सूत्र कहते हैं। सूत्र कहते हैं कि कोई भी काम अगर हम करना चाह रहे हैं और वो काम हमारा किसी तरीके से आसानी से हो जाए, हमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो उन्हीं तरीकों को सूत्र कहा जाता है। क्योंकि यहाँ सूत्र के आगे एक शब्द और लिखा है, शिक्षण, तो मतलब ये हुआ कि शिक्षण को आसान बनाने वाले तरीके, ऐसे कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम शिक्षण को स्मूथ कर सकते हैं, शिक्षण को बेहतर कर सकते हैं, शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं, उन्हीं तरीकों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, समझिए इसको। शिक्षण सूत्र शिक्षण क्रिया को आसान और मनोवैज्ञानिक बनाने वाले तरीके शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। तो शिक्षण सूत्र कौन सी चीज होती, कौन सी, यानी शिक्षण को आसान बनाने वाले तरीके को हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो भाई एक मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम अभी आपने सुना होगा, अभी थोड़ी देर पहले क्लास में हमने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर और इनके साथी थे कामेनियस। हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने अपने शैक्षिक अनुभव के आधार पर, यानी ये टीचिंग करते थे, तो जो टीचिंग में इन्हें अनुभव हुए, ठीक है, कामेनियस ने अपने शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षण के 11 तरीके बताए हैं। तो भाई शिक्षण सूत्र के जनक कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस। ये टीचर थे और इन्होंने पढ़ाने के 11 तरीके बताए। आपसे पूछा जाए कि शिक्षण सूत्र कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, और इसके जनक कौन हैं? हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस। यानी हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस ने जो अपने पढ़ाने के अनुभव थे, उनके आधार पर कुछ 11 तरीके बताए, जिन्हें हम शिक्षण सूत्र कहते हैं। इसकी एक परिभाषा भी है जो प्रोफेसर रेमंड ने दी है। प्रोफेसर रेमंड कहते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं जो सिद्धांत को व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। तो सिद्धांत को व्यवहार में बदलने वाले तरीकों को रेमंड ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि इससे क्या होता है, शिक्षण में सहायता मिलती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं जो सिद्धांत को व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। कोई भी सिद्धांत जो किताबों में है, जो पढ़ाना है, उसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, इसको बताने के तरीकों को, इसको करने के तरीके को शिक्षण सूत्र कहते हैं। जो किसने दिया था? जो दिया था प्रोफेसर रेमंड ने, यानी रेमंड ने शिक्षण सूत्र को दिया था। तो फिर से देखिए
कि शिक्षण सूत्र शिक्षण क्रिया को आसान और मनोवैज्ञानिक बनाने वाले तरीकों को कहते हैं। इसके जनक हर्बर्ट स्पेंसर और कामेनियस हैं। इन्होंने 11 तरीके शिक्षण के बताए और इन्हीं 11 तरीकों को क्या कहा जाता है, शिक्षण सूत्र। रेमंड की डेफिनेशन है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शक होते हैं जो सिद्धांत को व्यवहार में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये 11 शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं, 11 शिक्षण सूत्रों को हम कैसे समझेंगे, चलिए इसी की चर्चा हम लोग करते हैं और हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। तो सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र है, 11 शिक्षण सूत्र है, इनका कोई सीरियल नहीं होता, जरूरी नहीं कि आप इन्हें रटें। ठीक है, इनका सीरियल नहीं होता, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो पहला है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर मतलब भी इसका समझते चलिए कि अगर हम टीचर हैं तो क्लास में पहले बच्चे को सरल सरल यानी जो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए कि भाई अगर हमें संसद पढ़ानी है तो संसद पढ़ाने के लिए हम पाठ की शुरुआत कहां से करें, एक सरल टॉपिक से कि जो बच्चे ने देखा हो, गांव का उसने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, गांव के प्रधान को देखा है, गांव में काम होते देखा है, तो शुरुआत हम उसके गांव उसके परिवार से करें और फिर जटिल जो भी विषय हमें जटिलतम पढ़ाना है, संसद पढ़ानी या कुछ भी पढ़ाना, उसकी तरफ ले जाएं। तो पहला शिक्षण सूत्र क्या है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से नमस्कार अज्ञात की ओर यानी हम बच्चे को पहले वो बातें बताएं जो बच्चे को ज्ञात हैं। ठीक है कि मान लीजिए हम बच्चे को मैथ की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें पता है कि बच्चे को जोड़ घटाना आता है, भिन्न नहीं आती, तो पाठ की शुरुआत कहां से करें, जोड़ घटाने से करें कि बच्चे को चीज ज्ञात है और जो चीज बच्चे को नहीं पता उससे बाद में बताएं। जैसे हम गंगा रिवर के बारे में बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं तो मान लीजिए बच्चा गंगा रिवर के बारे में नहीं जानता, लेकिन छोटी मोटी नहर जो उसके गाँव में, उसके घर या उसके मोहल्ले के आसपास होगी, उसके बारे में वो जानता होगा। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर अपने शिक्षण को रखना चाहिए। बच्चे को जो पता हो उसे पहले पढ़ाइए, जो ना पता हो उसे बाद में पढ़ाइए। इसके बाद है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं परमानेंट, कि भाई ऐसे समझिए एक माँ और एक बेटा ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन कुछ देर के लिए रुक गई, तो ट्रेन की खिड़की से बच्चे ने झांका और मम्मी ने कहा देखो कितना बड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है। अब बच्चा पर्वत देख रहा है, थोड़ी देर बाद मम्मी कहती देखो वहां पर एक मंदिर भी बना है, वो दिख रहा है आपको। यानी पहले बच्चे को पर्वत दिखाया, फिर मंदिर, और देखो वहां पर वो जानवर जा रहा है। तो पहले हमें संपूर्णता यानी जो चीजें बदल नहीं सकती हैं, स्थूलता के बारे में बताना चाहिए और फिर उसके सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंग है उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई अगर हमें बच्चे को कोई वायरस के बारे में, कोई जीव के बारे में पढ़ाना है तो पहले जीव की, मछली कोई पढ़ानी तो पहले मछली का पिक्चर दिखाएं, फिर उसके फेफड़ा, उसके पंख, उसकी चीजें बाद में पढ़ाएं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर। चौथा क्या होगा, पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। और आपको पता ही है किसने दिया था कि गेस्टाल्टवादियों का सूत्र है। गेस्टाल्टवादी कोहलर, कोफका, वर्दीमर पढ़ाते समय बताया था मैंने, ये सवाल पूछा जा चुका है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने दिया। यानी पहले बच्चे को संपूर्णता बताई जाए कि भाई भारत के बारे में बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं तो पहले संपूर्ण भारत की जानकारी बच्चे को हो, फिर उसकी नदियां, पहाड़, पर्वत, जलवायु, जनसंख्या बाद में बताएं। तो पहले पूर्ण और फिर अंश। कोई पौधा पढ़ा रहे हैं तो पहले संपूर्ण पौधे के बारे में बच्चे को जानकारी दें, फिर उसकी पत्तियां और जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम बाद में जानकारी दें। तो पूर्ण से अंश की ओर भी पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अनिश्चित से निश्चित की ओर, इनडेफिनिट टू डेफिनिट। यानी अनिश्चित से निश्चित की ओर कि भाई हमने बच्चे से पूछा हमारी पृथ्वी कैसी है, तो कोई बच्चा कहेगा गोल है, कोई कहेगा चौकोर है, कोई कहेगा चपटी है, कोई कहेगा, तो ये सब आंसर कैसे हैं, अनिश्चित आंसर हैं।
फिर हमें उसे निश्चित चीज बतानी चाहिए कि भाई पृथ्वी हमारी इस तरीके की है। अगर मैथ वगैरह में कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा, तो बच्चों के अनिश्चित आंसर आते हैं, हमें उनसे अनिश्चित आंसर निकलवाने चाहिए और फिर हमें अंत में बताना चाहिए कि इसका ये उत्तर होता है। तो हमें परिभाषा, नियम, सूत्र बाद में देने चाहिए जो निश्चित होते हैं। पहले बच्चों द्वारा जो भी उनके कह सकते हैं कि चीजें हैं उन्हें हमें लेना चाहिए। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। हर सूत्र एक नए पेन से लिख देंगे। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पूर्ण से, सॉरी पूर्ण से अंश तो हो गया है। ठीक है, ब्लू कलर से लिखते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कि भाई मूर्त का मतलब जिसका आकार होता है, जिसे बच्चे ने कभी देखा हो। तो पहले बच्चे को वो चीजें पढ़ाइए जिसे बच्चे ने कभी देखा हो, कभी उसके बारे में उसका आकार देखा हो, और फिर वो चीजें पढ़ाई जो बच्चे ने नहीं देखा हो। सपोज दैट कि हमें बच्चे को मान लीजिए मैथ में विभिन्न प्रकार की इकाइयां पढ़ाना है, तो अगर हमें ट्राइंगल पढ़ाना है तो बच्चे ने हो सकता है ट्राइंगल के बारे में कभी ना जाना हो, लेकिन उसने कभी ना कभी कोई तिरछी चीज, पराठा तो देखा ही होगा। तो शुरुआत पराठे से करिए कि भाई पराठे का शेप कैसा होता है, तो बच्चा बताएगा इस तरीके से होता है। फिर आप बताइए कि इस तरीके की चीज को हम त्रिभुज कहते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, पराठा बच्चे ने देखा है, पराठे के आकार से बच्चा परिचित था, इसलिए उसे वो चीजें बताइए। और फिर जिस चीज को बच्चा नहीं जानता वहां हम बच्चे को ले जाएं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये पूछा गया है। इसे परोक्ष से अपरोक्ष भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होगा? परोक्ष से अपरोक्ष। यानी जो चीजें बच्चे के सामने हैं। भाई हम बच्चे के सामने डॉल्फिन नहीं है कि अगर हम मछली के बारे में पढ़ा शुरुआत डॉल्फिन से कर दें, तो डॉल्फिन तो समुद्र में है, लेकिन जो चीजें बच्चे के सामने हैं भाई वहां से शुरुआत करिए कि बच्चे ने जो चीजें देखी हैं, जो उसके सामने खेल का मैदान है, पेन कॉपी है, उसका परिवार है, तो यहां से शुरुआत करिए। और अप्रत्यक्ष यानी जो चीजें सामने नहीं उनके बारे में बच्चे को बाद में बताया जाए, पहले उसके बारे में बताया जाए जो बच्चे के सामने होता है। 8 नंबर पर आते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि पहले बच्चे को उदाहरण, पहले बच्चे को व्याख्या, पहले बच्चे को प्रयोग कराया जाए, नियम, परिभाषा, सूत्र बाद में बढ़ाए जाए, जिसे आगमन विधि कहते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ पढ़ाना चाहिए, कभी भी सामान्य से विशिष्ट की तरफ नहीं पढ़ाना चाहिए। तो हमेशा बच्चे को विशिष्ट चीजें पहले बताई जाएं जो आसानी से बदलती हैं, नियम, परिभाषा, सूत्र बाद में बताए जाएं। 9 नंबर पर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी पहले हमें बच्चे को किसी भी चीज को डिटेल में बताना है। विश्लेषण का मतलब मैंने बताया था, छोटी चीज को बड़ा कर देना, एलोबरेट करना। तो पहले एक्सप्लेन करना है, फिर सिंथेसिस करना है। तो एक्सप्लेनेशन तो सिंथेसिस, यानी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। मनोविज्ञान से तर्क की ओर। 10 नंबर पे है मनोविज्ञान से तर्क की ओर। यानी पहले हमें मनोविज्ञान की बातों को लागू करना है कि जो चीजें साइकोलॉजी ने हमें सिखाई हैं क्लास में, पहले उसे लागू करें, लॉजिक अपना बाद में यूज करें। इसे कभी कभी अनुभव से युक्ति भी कहते हैं। अनुभव से युक्ति, यानी बच्चों के अनुभव द्वारा हमें उसे पहले सिखाना है, टेक्निक के द्वारा बाद में सिखाना है। कि अगर हमें बच्चे को नदी पढ़ाना है तो कोशिश करें हम बच्चे को नदी तक ले जाएं, बच्चा अनुभव करे, फिर उसे तकनीक के द्वारा पढ़ाएं। हम जो है कंप्यूटर से, प्रोजेक्टर से पढ़ाएं, यानी अनुभव से युक्ति या मनोविज्ञान से तर्क। और लास्ट है प्रकृति का अनुसरण।
प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर, प्रकृति का अनुसरण, यानी जितनी भी प्राकृतिक चीजें वो भेदभाव नहीं करती, सूर्य भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा भेदभाव नहीं करता, पानी हवा भेदभाव नहीं करता, तो हमें भी प्रकृति का अनुसरण करते हुए बिना भेदभाव के बच्चों को पढ़ाना है। तो इन 11 तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो हमारा शिक्षण एक इफेक्टिव टीचिंग होगी, मनोवैज्ञानिक शिक्षण होगा। फिर से चर्चा कर ले क्योंकि अभी तो सारे लिख गए हैं यहां पर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा आ रहा है। तो यहां हम बात कर रहे हैं शिक्षण सूत्र की। तो पहला शिक्षण सूत्र क्या है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले बच्चे को सरल चीजें पढ़ाई जाए, फिर जटिल पढ़ाया जाए। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चा जिसे जानता उसे पहले पढ़ाओ, जो नहीं जानता उसे बाद में पढ़ाओ। ठीक है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, परमानेंट टू टेम्परेरी। पहले बच्चे को परमानेंट चीजें पढ़ाएं जो आसानी से नहीं बदल सकती, फिर उनके अंगों के बारे में सूक्ष्म। पूर्ण से अंश, कंप्लीट टू पार्ट। पहले हमें पूर्णता बतानी है, होलिस्टिक अप्रोच देना बच्चे को, फिर उसके हिस्सों को बताना है। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, पहले अनिश्चितताओं से भरी चीजों होनी चाहिए कि भाई कितना होता, कैसे होता, हर बच्चे का आंसर अलग अलग है, फिर एक निश्चित आंसर बताओ। मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जिस चीज का बच्चे ने आकार कभी देखा है उसके बारे में समझता है उसे पहले बताओ, जिसे बच्चे ने नहीं देखा उसे बाद में बताइए। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, यानी फ्रंट टू इन फ्रंट, पहले बच्चे के सामने जो चीजें हैं उन्हें बताइए, जो चीज बच्चे के सामने नहीं है उसे बाद में बताइए। विशिष्ट से सामान्य, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, यानी स्पेसिफिक चीजें जो समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं उन्हें पहले पढ़ाइए, और जो कॉमन चीजें बाद में बताइए। एक्सप्लेनेशन टू सिंथेसिस, पहले किसी चीज को व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताइए, फिर उसे शॉर्ट कर दीजिए। मनोविज्ञान से तर्क, एक्सपीरियंस टू टेक्नोलॉजी, यानी पहले बच्चे के अनुभव को और फिर हम उसके तकनीक को स्थान दें। और फॉलो द नेचर, नेचर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ये 11 शिक्षण सूत्र आपको रटने हैं। अगर ये 11 शिक्षण सूत्र आप रट लेते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक है और यहां से आपका 1 नंबर परीक्षा में 100% तैयार हो जाएगा। एक चीज यहां पर याद रखना है, 2018 में परीक्षा में पूछा गया था, यहां आप लिखें विशिष्ट से सामान्य। तो विशिष्ट से सामान्य विधि से पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम इस कह दें कि बच्चे को हम आगमन विधि से पढ़ाएंगे, ये कोई शिक्षण भी, यानी आगमन विधि कोई शिक्षण सूत्र है, तो विधि और सूत्र में अंतर होता है। विधि की बात अलग है, सूत्र की बात अलग है। यहां सवाल बना था इसलिए बता रहा हूं कि हमारे सामने जब आंसर होगा विशिष्ट से सामान्य तभी सही मानेंगे, अगर आगमन से निगमन लिखा होगा तो उसे सही नहीं मानेंगे। यही सवाल 18 टीईटी में पूछा गया और काफी बच्चों का गलत हुआ। तो ये 11 शिक्षण सूत्र होते हैं। इन 11 शिक्षण सूत्रों के अलावा कोई भी शिक्षण सूत्र नहीं होता। अगर हम इन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तभी एक बेहतर शिक्षण हम दे सकते हैं, उसी को एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहते हैं। तो ये 11 शिक्षण सूत्र आप रट लीजिए। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, अनिश्चित से निश्चित, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, अनुभव से युक्ति या मनोविज्ञान से तर्क और प्रकृति का अनुसरण। तो ये 11 शिक्षण सूत्र आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ेंगे। तो बड़ी क्लास होगी, ये छोटी सी क्लास थी, 1 नंबर आपका यहां से तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से इसकी तैयारी करिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।